Hello, my dear students. So, in this lecture, you are going to learn about the dual behavior of matter and second is Hinsenberg uncertainty principle. जैसे कि हम ऑलरेडी अपना बोहर मॉडल ऑफ एटम डिस्कस कर चुके हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम के बाद फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। बट उससे पहले कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई और वो डेवलपमेंट्स क्या थी दैट इज पॉइंट नंबर 1 dual behavior of matter and second is Hinsenberg uncertainty principle. So let's discuss the first, that is dual behavior of matter in detail. So as we know that matter like radiation should have dual behavior, मतलब कि matter जो है जैसे कि radiation की बात करें तो वो dual behavior शो करता है। dual behavior का मतलब होता है कि वो particle nature भी शो कर रहा है और wave like nature भी शो कर रहा है, ठीक है। So now this means that just as the photon has momentum as well as wavelength, जैसे कि photon के केस में हमने डिस्कस किया था कि photon भी dual behavior शो करता है। फोटोन भी पार्टिकल नेचर शो करता है। यहाँ पे मोमेंटम लिखा हो तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब है पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, ठीक है। एज वेल एज वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब हुआ कि किसकी बात हो रही है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो फोटोन भी ड्यूल बिहेवियर शो कर रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी ड्यूल बिहेवियर शो करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम भी है और वेवलेंथ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ड्यूल बिहेवियर शो करेगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हुए डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया और उन्होंने कहा कि वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। डी ब्रॉगली गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल के पास वेवलेंथ और मोमेंटम जो होगा उसका एक रिलेशन दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एम बी हमें पता है क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज पी इज इक्वल टू एम बी। पी यहाँ पे पी सिंबल किसका हुआ, ये सिंबल होता है मोमेंटम का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पर आता है वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इट्स वेलोसिटी एंड p क्या हो गया आपके पास, दैट इज इट्स मोमेंटम, राइट। अब देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेमडा, लेमडा और मास के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जिन पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटे, बहुत ही कम होगी, जो हमें हो सकता है कि विजिबल भी ना हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टडी हुई थी वो कैसे पार्टिकल्स के ऊपर हुई थी जिनका मास बहुत ही कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, रेडिएशंस की बात कर रहे थे, फोटोन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इनका मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मास कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, वहां पे ज्यादा होगी। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कि हमारे पास कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यूज आने वाली हैं, राइट। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी मैटर है हमारे पास, तो वो ड्यूल बिहेवियर शो करता है बट वो हमें विजिबल नहीं होता क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है। मास अगर कोई हैवी चीज है उसका मास बहुत ज्यादा है तो उस केस में उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होगी तो वो इतना विजिबल नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, जहाँ पे डी ब्रॉगली की इक्वेशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन ऑन डी ब्रॉगली इक्वेशन। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे दैट इज मास इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वी, ठीक है। अब देखो बच्चे, h क्या है, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, कितनी होती है 6.6, 26 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। अब देखो लेमडा, लेमडा क्या है, लेमडा आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 3.6 एमस्ट्रॉम। अब जो 3.6 एमस्ट्रॉम है जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप ये कह सकते हैं कि 1 एमस्ट्रॉम जो है वो कितना होता है, 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है, 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कितना है 3.6 एमस्ट्रॉम है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, दैट इज 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 10
आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -10। और वेलोसिटी आपको याद होगा, हमने वेलोसिटी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने अर्लियर लेक्चर में, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8। ठीक है, अब फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव द आंसर दैट इज 6.135 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -29 kg। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यह इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर आप जो मेन टॉपिक है उसको देखेंगे तो उसके बीच में आपको दिखेगा अनसर्टेनिटी, मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज में कुछ ना कुछ अनसर्टेन आ रहा है, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे आपके पास ये प्रिंसिपल बन गया। अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का आप एक पॉइंट पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों नहीं निकाल सकते हैं। या तो आप पोजीशन की बात कर सकते हैं या तो आप मोमेंटम की बात कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। दोनों में से अगर आपको देखना कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो या तो आपकी पोजीशन सर्टेन होगी और मोमेंटम अनसर्टेन होगा। अगर मोमेंटम सर्टेन होगा तो पोजीशन क्या होगी, फिर अनसर्टेन होगी, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो मैथमेटिकली हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एक्स इज द सिंबल ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। एंड डेल्टा पी एक्स या वी एक्स कह सकते हैं आप, इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखो आपके पास ये क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम को हमने पीछे भी देखा भी कि P इज इक्वल टू एम बी होता है, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे h अपॉन 4 पाई है, यहाँ से अब आप v को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 पाई m। ठीक है, सो डेल्टा x क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया, डेल्टा पी एक्स क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका मान लीजिए डेल्टा x आपका क्या है बेटा, सर्टेन है, ठीक है, डेल्टा x क्या है, सर्टेन है। मतलब कि x की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है, x की क्या होगी बेटा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। बट जब डेल्टा एक्स आपका सर्टेन होगा तो उसी पॉइंट पे आपका जो डेल्टा पी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, फिर अनसर्टेन हो जाएगा। अनसर्टेन हो जाएगा क्यों, आप यहाँ पे रिलेशन देखो। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो किस तरीके से, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी, ठीक है, इस तरीके से। अगर मुझे यहाँ से डेल्टा एक्स इस तरीके से रखना है और डेल्टा पी एक्स को मैं उधर ले जाती हूँ दूसरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1/डेल्टा पी एक्स, मतलब इनवर्स रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन आ चुका है, तो ऑब्वियसली अगर ये सर्टेन है तो ये क्या हो जाएगा, फिर अनसर्टेन, मतलब कि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, ये ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये कहा था हिंसनबर्ग ने, कि आपके पास दोनों चीजें सर्टेन नहीं हो सकती हैं, एक ना एक वैल्यू जो है वो अनसर्टेन होगी ही होगी। तो इस पॉइंट से यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि आपके पास जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या उसके केस में भी ये कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बताए जा सकते हैं। तो आंसर इज बिग नो। ठीक है, या तो आप इस इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट पे इसका मोमेंटम बता सकते हैं, या तो इस इलेक्ट्रॉन का आप एक पॉइंट पे उसकी पोजीशन बता सकते हैं, दोनों चीजें आप एक साथ नहीं बता सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं या नहीं, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पाथ में भी नहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता उसकी, ना उसका मोमेंटम पता कर पा रहे हैं एक टाइम पे हम लोग, है ना। तो ये दो डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे that what are the limitations of this uncertainty principle. So if you like the video,
अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है, समझ में आ रही है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अ थम्स अप. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.